आज के एपिसोड में हम पूनम टेक्सटाइल की संस्थापक मंजू चौधरी एक स्वनिर्मित पहली पीढ़ी की उद्यमी हैं। हम 100 रुपये लेके आए और आज खाए तो कल नहीं है। ऐसी हालत पे अगर नहीं होती तो शायद हम इतने इंटरप्रेन्योर नहीं बनते थे। और हमको देख के बच्चों की अंगली पकड़ के एक बेटी पेट में एक बटी अंगली, कोई बोलता मेरे को साड़ी ला के दो, चादर ला के दो, मैं जाती थी लेके। एक बिजनेस का ही है बस कि ये कभी भी डाउन नहीं हो और जितना हम लोग कर सके भगवान उसका रिजल्ट देना तुम्हें। और बंद करने का या इसको रोकने का अंदर से मेरी दिली इच्छा एकदम भी नहीं है। मंजू चौधरी एक विनम्र मजदूर वर्ग के परिवार से आती हैं। बचपन से ही वे उपदेश की भावना से प्रेरित थीं और खुद को व्यवसाय की ओर आकर्षित करती थीं। मेरी फैमिली में मदर की साइड भी कोई बिजनेस में नहीं था, इन लॉज की साइड भी कोई, सब जॉब वाले थे। मेरे भी 3 सिस्टर ब्रदर है, बट मेरे क्या मालूम कोई गॉड गिफ्ट होगा। बिजनेस हमेशा बचपन से ही चलता था। जैसे मैं कभी भी बस में जाती, गाड़ियों में जाती या कैसे भी छोटी थी जब से, तो रास्ते में जो होर्डिंग्स रहते हैं प्लस छोटे छोटे बोर्ड या किसी के घरों में ऐसे कुछ, वो मेरी पढ़ने की आदत थी, तो उससे मेरा बिजनेस बहुत डेवलप हुआ और हो रहा अभी भी। मंजू की शादी 18 साल की उम्र में पवन चौधरी से हुई थी। उनके ससुराल के संयुक्त परिवार के कठोर नियमों और रहन सहन की स्थितियों ने मंजू और उनके पति को दक्षिण भारत के हैदराबाद शहर में प्रवास करने के लिए मजबूर कर दिया। इनको 100 रुपये थे इनके पास। मेरी सास ने मेरे को 2 साड़ी, 2 बर्तन, 2 बच्चे और एक छोटी सूटकेस देके, तुम लोग दोनों जाओ, सक्सेस हुए तो ठीक है, देख लेना। मंजू के पति को अपनी मौसेरी भाई के कारखाने में नौकरी मिल गई और उनकी वेतन मात्र 1300 रुपये थी। मंजू एक स्वचालित और महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के कारण परिवार के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर तलाशने लगी। तो ये फैक्ट्री चले जाते थे तो मैं सामने एक टॉवेल की दुकान थी हमारे, तो मेरा मन में करता कि इस टाइप के टॉवेल, तो मैं उससे बोलती मेरे को 5 टॉवेल दे दो, मैं ले आती थी। सामने मेरा घर है, नीचे ऊपर वालों को ही बेच देती थी। 10 रुपया भी मिलता तो इतना कि मैंने 10 रुपया इनकम किया। धीरे धीरे वो ब्लड में इतना बढ़ गया। मंजू ने अपनी पहली सफलता का स्वाद चखा। उनके व्यापार ने उन्हें एक छोटा सा लाभ दिया, जिससे उनके उभरते हुए व्यवसायी अवसरों को पहचानने की उनकी कुशलता से उन्हें एक वास्तविक ब्रेक दिया। तो मैं इनको बोली कि बंगाल कॉटन साड़ी का अभी पूरे आंध्रा के अंदर इतना डिमांड है कि अगर आप भी साथ दो तो अपन लोग कर सकते हैं कुछ। तो मेरी भाभी जो है, मेरे ब्रदर की वाइफ, वो बंगाल में वीवर जहाँ लूम्स है ना वहीं रहती थी। तो मैं उसको बोली देखो मेरे को चाहिए, तो मेरे पास पैसे नहीं है हम लोगों के पास, तुम वहाँ से अगर अपने रिकमेंडेशन पे भेज सकती हो तो हम पैसे इमीडिएट तुमको भेजेंगे। वो बोली दीदी कोई बात नहीं है। वो सपोर्ट करी हमको और काफ़ी माल भेजी। ये हम लोग दोनों जाके दुकानों में सब सेल करते, बल्क लेते, फिर धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। फिर डिस्ट्रिक्ट जाते हम लोग। मंजू को पता था कि अगर उसे व्यापार में ऊपर जाना है तो उन्हें अपनी मंजिल की सीढ़ी को ऊंचा करना होगा। मंजू ने अपने व्यवसाय को उन जिलों में ले जाने का फैसला किया जहां बिक्री और नगद अधिक थी। कार चलाना सीखी मैं, बच्चों को लॉक करके 1 महीना, ये काम से निकलते तो मैं लॉक करके गाड़ी ड्राइविंग सीखी 1 महीना। फिर ड्राइविंग में परफेक्ट होने के बाद में माल डाल के डिस्ट्रिक्ट जाते, क्योंकि उस समय ऐसा था ना भाई साहब कि आप डिस्ट्रिक्ट जाओगे, अगर उनको समझ में आ गया तो टेबल कैश दे देते थे। मंजू के पास लोगों का विश्वास जीतने का एक तरीका था और वे तब काम आया जब उन्होंने थोक विक्रेताओं और बड़े स्टोरों से दैनिक क्रेडिट लाइन पर उत्पाद लेना पड़ा। तो हम लोगों ने थोड़ी सी गुडविल तो थोड़ी ठीक थी, तो लोग को हम बोलते भी 50,000 का माल हम ले रहे हैं, शाम को तुमको पेमेंट कर देंगे। हमारे पास पैसे तो थे नहीं, तो हमको होलसेल रेट में हम पूरा बल्क माल ले लेते थे। आधी दूर ये चलाते, आधी दूर मैं चलाते। जैसे जैसे मंजू का व्यवसाय स्थिर होने लगा, उन्होंने अपने पति को अपने व्यवसाय में शामिल कर लिया। अब मंजू की निगाहें एक बड़े सपने की ओर टिकी थी जो उनके भविष्य को प्रभावित करता। अब मंजू एक घर खरीदना चाहती थी। मैं वहाँ मेरे घर से थोड़ी दूर पे रोज सुबह 6 बजे बकेट लेके दूध लेने जाती थी। बच्चे सोए रहते, ये सोए रहते, तो मैं हमेशा दूध लेने जाती थोड़ी दूर पे। तो एक छोटा सा मकान ताला लगा हुआ दिखता था मेरे को, तो मैं मन में सोचती कि अगर ये घर है ना बंद है, खरीद लेना तो नीचे दुकान हो जाएगी, ऊपर घर बना लेंगे। ऐसा इतना बड़ा सपना, हमारी पॉकेट में तो 2000 रुपये भी नहीं थे।
मैं फिर दूध लेके लेके क्या करती, उसके नेबर के पास बैठ जाती थी। ये घर किसका है, कौन है, तो वो बोलती ये तो बहुत राजा नरसिम्हा राव, आदर्श नगर में उनका खुद का प्राइवेट रोड है। तो मैं बोली कि मैं मिलना चाहती हूँ ये घर। नहीं वो तो बहुत बड़े आदमी है। तो बोले खाली आप मेरे को एड्रेस बता दीजिए। फिर मेरे को बोलती आप चलो अशोक के घर। तो ये बोले कि नहीं अपना तो बजट नहीं है, मैं 1300 रुपये का आदमी हूँ और तुम घर लेने की सोच रही। हम बोले नहीं लेंगे हम। तो उसके घर गए, 4 मीटिंग करे, 5। वो इतना बड़ा आदमी तो बोला कि हमारे मुनीमों का घर है, बंद है, आप लो तो 5 लाख में आपको दे देंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको फाइनल करके पैसे देना, ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना कोई टाइम, ना कुछ और। तो हमारी पॉकेट में 5 रुपया भी नहीं। मैं बोली ठीक है डन। तो ये बोले ऐसे देखिए हमारी तरफ। हम बोले एक बार बात करते हैं। तो फिर बोला कि ठीक है डन है, ये आप लोग का मकान हो गया। मंजू के सपनों का घर उनकी नज़रों के सामने था। मकान मालिक ने उन्हें 5 लाख जुटाने के लिए 6 महीने के समय दिया। मंजू ने अपने गहने गिरवी रख दिए और बाजार से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज भी लिया। उन्होंने ठान लिया था कि वह अपने सपनों के घर को इस बार जाने नहीं देंगी। जोखिम उठाने की क्षमता मंजू की व्यक्तिगत की कुंजी है। मंजू को जो परिभाषित करता है वो जोखिम उठाने की उनकी इच्छा है। तो बहुत लिए, ये बोले इतने हाई इंटरेस्ट पे पैसे। हम बोले आज अगर आप अपन हाई इंटरेस्ट देखेंगे तो कभी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है। कल यही प्रॉपर्टी करोड़ों में चली जाएगी। आज समझिए 3-4 करोड़ उसकी वैल्यू उस घर की। मंजू के मुताबिक बिजनेस के लिए लोगों से संपर्क करने में उन्हें कभी झिझक नहीं हुई। सफलता का उनका मात्र ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन संबंध बनाने में निवेश करना था। देखिए भाई साहब, आज 32 ईयर से हम कर रहे हैं। आज देखिए अब बड़ी बात नहीं है, मीना बाज़ार में भी अपनी सप्लाई है। सुल्तान बाज़ार के पद्मावती वाला भी हमारे घर पे आके माल सेलेक्ट करता है। वो स्ट्रगल पीरियड ख़त्म होने के बाद इतनी अब हमको कहीं जाके बेचते हैं, लेकिन हमारी एक क्लाइंट है कल्पा स्कूल के सामने, मुस्लिम है वो, इतनी अरबपति आज के दिन, लेकिन वो बूढ़ी है। वो मेरे को रास्ते में मिली, वो पॉट खरीद रही थी, मैं भी खरीद रही। तो एक हिचक नहीं है। तो मैं आंटी आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा कार्ड आंटी। नहीं ऐसे रास्ते में कौन बात करते बड़े लोग। फिर भी वो मेरे से बात की। तो फिर मैं बोली आपका घर कहाँ है, ऐसे करके मैं उससे गई। मैं दूसरे दिन बेडशीट लेके पहुँच गई। पहले तो नहीं मेरे को नहीं चाहिए मंजू, नहीं चाहिए। ठीक है आंटी कब आऊँ? तो 4 दिन बाद आओ। मैं हिम्मत नहीं छोड़ी, मैं फिर गई उसके, ली मेरे से बेडशीट। वो कम से कम 15 साल कंटिन्यू हमारे से सब स्टॉक लेती, लेकिन वो बुलाती थी क्योंकि बूढ़ी थी। तो आज भी अगर कोई वैसी कस्टमर है और बोलती है कि हम नहीं आ सकते, हम उनको नहीं छोड़ते हैं। हम जाके देखते हैं, चाहे एक बेडशीट भी लेते तो उसको नहीं छोड़ते। उन्हीं कस्टमर की बदौलत हम इतना चले। बाकी कस्टमर तो आते हैं जाते हैं, टेम्परेरी है, वो हमारे परमानेंट है। परमानेंट से देखिए बिजनेस सेट होता है। आज वो एक भी अपने से ले रहे हैं, 50 भी अपने से, तो ऐसे क्लाइंट को हम नहीं छोड़ते हैं। 90 की शुरुआत तक मंजू का कारोबार जरे जुबा चुका था और उनका व्यवसाय फल फूल रहा था, और इसके साथ साथ वे अपने नए घर में भी चली गई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इच्छा शक्ति और साहस की एक बार और परीक्षा होनी बाकी है। फिर एक हमारे साथ और ट्रेजिडी भी हुई। सब कुछ मॉर्गेज करके हमने घर लिया, बिजनेस डेवलप किया बच्चों को करके। चलो मॉर्गेज कमाएंगे तो वापस ले आएंगे, बेच तो नहीं रहे। मैं इसमें बिलीव नहीं करती थी। मॉर्गेज करके फिर भगवान एक दिन ऐसी सिचुएशन किया कि पैसे ऐसे आए, तो हमने सारी बैंक से घर में ले आई थी ज्वेलरी कि चलो। मेरा बेटा बोला अब तुम पहनो, अब इसको मॉर्गेज मत करो, जो भी थोड़ा बहुत तुमको मिला शादी में पहनो। ठीक है, हम ला के घर में रखे। फिर हमारी छोटी बेटी की इंगेजमेंट हुई बेंगलोर। तो हम लोग बेंगलोर एक दिन के लिए ताला लगा के गए। दूसरे दिन आए तो ताले टूटे हुए, सारी ज्वेलरी चली गई चोरी में। तो एकदम बेहोश होके गिर गई। ताले टूटे हुए, गॉड्रेज टूटी हुई, साड़ी की दुकान से कुछ नहीं गया। मेरी पूरी ज्वेलरी जो बेटी के शादी के लिए कैश जमा थे, सिल्वर गोल्ड जो भी हम बाहर से लेके रखे थे कि 1 महीने बाद, सब चले गए हमारे। एक दिन तो हिम्मत टूट गई। फिर दूसरे दिन अब कमर पे फिर वो बांधी कि नहीं करना ही है, दूसरा काम कुछ नहीं है। तो चोरी होने के बाद एक दिन तो बहुत नर्वस हुई, एकदम ऐसे लगा कि अब टूट गए। जिस मोड़ से आए थे उसी मोड़ पे वापस आ गए। स्टॉक का, मकान का, गाड़ी का क्या करेंगे? खाने के लिए तो पैसे चाहिए। लोग पेमेंट वाले खड़े हो गए सामने। लेकिन भगवान ने दूसरे दिन, तीसरे दिन से फिर मन में सोचे नहीं करना ही है। तो बस वैसे ही फिर वापस ग्रो हो गया। आज पता ही नहीं चलता है कि चोरी, इतनी बड़ी चोरी भी नहीं बोलेंगे, एक्चुअली उसको डकैती बोलेंगे। इतनी हम लोग बुरी तरह से हुआ था हमारे। मंजू अपने व्यवसाय और जीवन का
पुनर्निर्माण करना जानती थी। उन्होंने अपने खेल को पहले से भी अधिक आगे बढ़ाने की जरूरतों को समझा। इस प्रकार उन्हें विदेशी पर्यटकों पर अपनी दृष्टि डाली। दिमाग भी लगाते हैं कि आजू बाजू अब पैसे अपन को चाहिए तो एक एक साड़ी एक एक ब्लाउज से तो काम नहीं चलेगा। तो आजू बाजू मालूम किए कि अच्छे अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पर अच्छे ग्रुप्स आते हैं बाहर के, श्रीलंका के लोग। तो अगर इनको अपना कार्ड दे दे और ये बाई चांस आ गए तो बहुत अच्छी सेल हो जाएगी। स्टॉक तो काफ़ी रखते थे हम लोग, वैरायटी थोड़ी थोड़ी सभी रखते थे। तो वो माइंड में इनको बोली मैं, तो ठीक है भाई, सपोर्ट हमेशा करे, ऐसा नहीं कभी नहीं। हम लोग जाके कार्ड देते, भाई साहब हम कार्ड दे के आधा घंटा भी नहीं होता कि पूरा ग्रुप आ जाता था। मंजू ने इसकी बात कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज अपने तरीके से वे अपनी जैसी महिलाओं का समर्थन करके समाज में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ा रही हैं और महिलाओं के लिए एक मदद के रूप में साथ दे रही हैं। जो महिलाएं आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही हैं और अपनी खुद की उद्यम शुरू करने का सपना और आकांक्षाएं रखती हैं। इतनी कस्टमर जो हमारे पास आती तो वो बोलती आप लोग ऐसे शुरू करके घर में चला रहे हो, आंटी हम लोग भी घर में बिजनेस करना चाहें तो आप हमको माल देंगे? बिल्कुल देंगे। हम बोले आप लेके जाओ कि 10 साड़ी ले जाओ, 20 साड़ी ले जाओ, 2-4 साड़ी बचे तो आप एक्सचेंज करो, रिटर्न दो। तो ऐसे हमको लगा जैसे मैं स्ट्रगल करी हूँ, अगर ये लोग को, मेरे को तो सपोर्ट भगवान का मिला। रियल में जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है भाई साहब, कोई अगर बोले भगवान कैसे, तो हम बोलते भगवान है, हम मन में जो सोचते हैं वो हो जाता है। और क्या जी। आज मंजू न केवल 100 से अधिक महिला उद्यमियों और 1 दर्जन से अधिक आदिवासी महिलाओं का समर्थन करती हैं। वो उन्हें मार्केटिंग और सेल्स की बारीकियां भी बताती हैं। बताते हैं ऐसे बेचना, ऐसे बोलना, इस पे कैसे कितना पैसा लगाना, इस पे तुम 30 से 40% लगा सकते हो। इंस्टॉलमेंट में बेचे तो तुमको कोई कैश दे तो तुम 10% पे बिजनेस कर लो एक बार स्टार्ट करने के लिए, तो मोटिवेट होती है वो लोग। 40 साल की सफर में मंजू ने जिंदगी में कई रंग देखे हैं और जिंदगी में उनकी आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। हालांकि किसी दिन अपने व्यवसाय को बंद करने के विचार से उन्हें डर लगता है। एक बिजनेस का ही है बस कि ये कभी भी डाउन नहीं हो और जितना हम लोग कर सके भगवान उसका रिजल्ट देना, क्योंकि अब हेल्थ इशू हो गया और बंद करने का या इसको रोकने का अंदर से मेरी दिली इच्छा एकदम भी नहीं है। मंजू चौधरी की प्रेरक कहानी इस बात का प्रमाण है कि कैसे लोग अपनी जिंदगी में सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। मंजू चौधरी की सेल्फ ड्राइव, जोखिम उठाने का साहस और कठोर रवैया उन्हें महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक रोल मॉडल बनाता है।